स्वागत है आपका। जीएसटी के स्टडी चैनल पर। बिल्कुल स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम भारत के भूगोल की भौतिक संरचना, जलवायु और संसाधनों का गहराई से अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का अद्भुत संकलन है। जी हाँ, बहुत ही आराम से और धीरे धीरे हम इन सब विषयों को समझेंगे। एकदम सही। तो स्लाइड 1। हम्म। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भूगोल सिर्फ नक्शों पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक जीता जागता बहुत ही विशाल इंजन है। यही तय करता है कि हम क्या खाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, यहाँ तक कि हमारे घर कैसे बनेंगे। सही कहा। भूगोल असल में कहानी है, मतलब पहाड़ों के टकराने की, नदियों के सफर की और हवाओं के मिजाज की कहानी। हाँ, और इसी मास्टर नोट्स के जरिए आज हम इस पूरी चर्चा की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि दुनिया के नक्शे में उसकी जगह कहाँ है, उसकी प्राकृतिक सीमाएं कैसी हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 2। अगर हम भारत की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में है। हाँ, और इसका अक्षांशीय विस्तार मतलब लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और सबसे दिलचस्प बात, जो देश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा। जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये रेखा भारत को जलवायु के हिसाब से दो अलग हिस्सों में बांटती है। एकदम सही। और अगर हम समय की बात करें तो देशांतर रेखा का क्या रोल है? हाँ, भारतीय मानक समय के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को चुना गया है। और मजेदार बात यह है कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, 5 राज्यों से? ये तो स्थिति की बात हो गई। अब हमारे उत्तरी रक्षक की बात करते हैं। स्लाइड 3, हमारा हिमालय। हम्म, हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है, मतलब एक फोल्डेड माउंटेन। हाँ, और ये हमारी उत्तरी सीमा का सबसे बड़ा प्रहरी है। इसे ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हिमालय में बांटा गया है। बिल्कुल। और इसके बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। मुझे तो हिमालय हमेशा मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली बाउंसर की तरह लगता है, जैसे किसी नाइट क्लब का बाउंसर हो। अरे वाह, बाउंसर! वो कैसे? हाँ, क्योंकि देखिए ना, साइबेरिया से जो जमा देने वाली ठंडी हवाएं आती हैं, ये बाउंसर उन्हें वहीं रोक देता है, हमारी रक्षा करता है। ये तुलना बहुत सटीक है। अगर वो बाउंसर ना हो तो हम जम जाएंगे। और साथ ही ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है। एकदम सही बात है। अब नदियों की बात आई है तो स्लाइड 4। नदियों के आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है ना? जी हाँ, इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। जैसे पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलुज के बीच है। फिर कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। कुमाऊं हिमालय तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। वहीं पर नंदा देवी, कामेत और बद्रीनाथ जैसी ऊंची चोटियां हैं। अच्छा, और अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ जाएं तो? पूर्वोत्तर में पटकाई, नागा और मिजो की पहाड़ियां हैं। और आपको बता दूं, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारा महत्व। याद रखने वाली बात है। तो जब नदियां इन विशाल पर्वतों से नीचे उतरती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती हैं। बिल्कुल, पत्थर और मिट्टी। और इसी से हमारे उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। तो इसे विस्तार से समझते हैं। स्लाइड 5। मैदानों की संरचना एक स्टेप बाय स्टेप प्राकृतिक बेल्ट की तरह है। हाँ, जैसे ही नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, सबसे पहले बड़े पत्थर जमा होते हैं। इस इलाके को भाभर कहते हैं। और इसके बाद आता है बांगर, जो नदियों से थोड़ी दूर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है। सही कहा। और जो बिल्कुल नई मिट्टी होती है, जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसे खादर कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, जो दलदली और घने जंगलों वाला होता है, तो वहां जीवन या खेती कैसे संभव है? वो तो रहने लायक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। पहले ये मुश्किल था, लेकिन अब इस दलदली क्षेत्र को कृषि के लिए साफ किया जा रहा है। प्रायद्वीपीय पठार, हाँ, ये तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। बिल्कुल। ये करोड़ों साल पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, हिमालय से भी बहुत पुराना। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। 2695 मीटर। हाँ। और इसी पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं जो रास्ता देते हैं। हाँ, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और पूर्वी तट को क्या कहते हैं? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। बहुत बढ़िया। तो हमने पहाड़, मैदान और पठार देख लिए। हाँ, इन सब भौतिक संरचनाओं का सीधा असर हमारी जलवायु पर पड़ता है। बिल्कुल। यही तय करते हैं कि हवाएं कैसे चलेंगी और बारिश कितनी होगी। तो इसी पर बात करते हैं। हम्म स्लाइड 7। हम्म भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। हाँ, ट्रॉपिकल मानसून। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा एक बात पर आश्चर्य होता है। हाँ। जब मानसूनी हवाएं राजस्थान से गुजरती हैं, हम्म तो वहां मरुस्थल क्यों है? ये बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। असल में वहाँ अरावली पर्वत हैं। तो अरावली हवाओं को रोकता नहीं है? नहीं, अरावली पर्वत इन हवाओं की दिशा के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल खड़ा है। इसलिए हवाएं बिना टकराए सीधे निकल जाती हैं। अरे वाह! मतलब कोई रुकावट ही नहीं होती? बिल्कुल। और इसका बिल्कुल उल्टा मेघालय में होता है। वहां गारो खासी पहाड़ियों की आकृति कीपनुमा यानी फनल जैसी है। अच्छा, फनल की तरह? हम्म तो हवाएं उसमें फंस जाती होंगी? एकदम सही। हवाएं फंसकर सीधे ऊपर उठती हैं और इसी वजह से मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी घाट भी तो हवाओं को रोककर भारी बारिश कराता है। जी हाँ, पश्चिमी तट पर इसी वजह से बहुत बारिश होती है। ये हवाओं का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। स्लाइड 8। चलिए मानचित्र के नजरिए से मानसूनी हवाओं की दिशा को समझते हैं। गर्मियों में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हाँ, और क्योंकि वे समुद्र से आती हैं, इसीलिए बहुत सारा पानी लाती हैं, प्रचुर वर्षा होती है। बिल्कुल। लेकिन शीतकाल में यानी सर्दियों में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर वापस लौटने लगती हैं। मतलब जमीन से वापस समुद्र की तरफ। तो वे शुष्क होती होंगी। हाँ, वो शुष्क होती हैं। इसे लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात है जिस पर जोर देना चाहिए। ये लौटता हुआ मानसून सिर्फ एक जगह बारिश करता है। एकदम सही। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, तो नमी सोख लेता है। और फिर सीधा तमिलनाडु तट पर जाकर टकराता है। जी, इसलिए सर्दियों में केवल और केवल तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा होती है। ये बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक तालमेल है। हाँ, और जिस तरह की बारिश होगी, वैसी ही वहाँ की मिट्टी बनेगी। हाँ, और वही मिट्टी हमारी कृषि का भविष्य तय करेगी। बिल्कुल। तो मिट्टी की बात करते हैं। स्लाइड 10। भारत में प्रमुख मिट्टी के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भारत के सर्वाधिक हिस्से पर पाई जाती है, लगभग 45.6% हिस्से पर। यह मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों और उत्तर के मैदानों में मिलती है। बहुत उपजाऊ होती है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? कपास के लिए तो काली मिट्टी ही सर्वोत्तम है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में फैली हुई है। अच्छा, लेकिन मिट्टी के साथ एक बहुत गंभीर समस्या भी है। स्लाइड 10। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब हम अत्यधिक पशुचारण करते हैं या वनों की कटाई करते हैं तो मिट्टी बहने लगती है। हाँ, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। पेड़ कटेंगे तो नुकसान तो होगा। सबसे बुरा हाल तो चंबल और यमुना की घाटियों में है। वहाँ अवनलिका अपरदन मतलब गली इरोजन की बहुत बड़ी समस्या है ना? बिल्कुल। पानी मिट्टी को गहरे खड्डों में खाड़ देता है, बीहड़ बन जाते हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बहुत आसान उपाय हैं। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। और पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना। हाँ, सीढ़ीदार खेत और नदियों पर छोटे बांध बनाना बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि अगर मिट्टी बचेगी तभी तो खेती बचेगी। स्लाइड 11। चलिए भारतीय कृषि की बात करते हैं। भारत में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी पर निर्भर है। फिर भी हमारी कृषि जीवन निर्वाह यानी सबसिस्टेंस प्रकार की है। मतलब किसान सिर्फ अपना घर चलाने के लिए खेती करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआई तो है। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो सब बर्बाद। और एक और समस्या है, उत्तराधिकार के नियम। चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब स्लाइड 12। प्रमुख फसलों और उनकी भौगोलिक दशाओं को समझ लेते हैं। हर फसल की अपनी एक अलग मांग होती है। जैसे चावल। चावल के लिए तो खेतों में पानी भरा होना चाहिए और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। बिल्कुल। और गेहूं की स्थिति थोड़ी अलग है। हाँ, गेहूं बोते समय ठंडी जलवायु चाहिए, लेकिन पकते समय तापमान में वृद्धि होनी चाहिए। सही कहा। और कपास के लिए सिंचाई, काली मिट्टी और सबसे जरूरी पाला रहित दिन चाहिए। मतलब फ्रॉस्ट फ्री दिन। जी। और दालों का क्या है कि वे हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देती हैं। इसीलिए दालों को अक्सर असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये सब सुनकर तो मुझे लगता है कि भारत में खेती करना किसी बेहद
सख्त रासायनिक प्रयोग की तरह है। रासायनिक प्रयोग मतलब? मेरा मतलब है एक साइंटिफिक रेसिपी की तरह। अगर कपास की खेती के दौरान गलती से एक भी दिन पाला पड़ गया तो पूरी मेहनत बर्बाद, जरा सी चूक और सब खत्म। ये बहुत अच्छी तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कृषि से आगे बढ़ते हैं उद्योगों की तरफ, क्योंकि कृषि से मिलने वाला कच्चा माल ही तो उद्योगों की नींव रखता है। स्लाइड 13, लौह और इस्पात उद्योग। ये उद्योग तो देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इसे वजन ह्रासमान उद्योग कहा जाता है। मतलब जिसमें कच्चे माल का वजन भारी होता है। हाँ, लोहा और कोयला बहुत भारी होते हैं, इसलिए कारखाने हमेशा खदानों के पास लगाए जाते हैं। जैसे भिलाई का कारखाना हम्म, जो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल। भिलाई को राजरा से लोहा और कोरबा से कोयला मिल जाता है। और ओडिशा का राउरकेला संयंत्र जो जर्मनी के सहयोग से बना था। जी, और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से लगा था, जिसे दामोदर घाटी से बिजली मिलती है। ये तो हुए भारी उद्योग। स्लाइड 14, कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो एक सवाल है मेरा। जी, पूछिए। मैंने देखा है कि चीनी उद्योग अब धीरे धीरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा है। ऐसा क्यों है? इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। दक्षिण भारत की जलवायु गन्ने के लिए ज्यादा अनुकूल है। अच्छा। हाँ, दक्षिण में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है। और शायद गन्ना सूखने पर वजन कम होता है, इसलिए मिलें खेतों के पास ही लगाई जाती हैं। एकदम सही। आप गन्ने को ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, वरना रस सूख जाएगा। और सूती वस्त्र उद्योग का क्या हाल है? ये तो भारत का प्राचीनतम उद्योग है। हाँ, लेकिन आज ये कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे पुरानी मशीनरी। और शायद कच्चे माल की भी कमी है। बिल्कुल। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाने के लिए लंबे रेशे वाली कपास चाहिए होती है, जिसकी भारत में अभी भी कमी है। समझ गई। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए स्लाइड 15। अब परीक्षा के लिए बहुत ही शांत स्वर में एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो 45.6% हिस्से पर पाई जाती है। मैदानों में नई मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। शीतकाल में लौटते मानसून से केवल और केवल तमिलनाडु में वर्षा होते हैं। और अंत में राजस्थान के सूखे का मुख्य कारण अरावली पर्वत का मानसून हवाओं के समानांतर होना है। बहुत बढ़िया। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है। जी, क्या? हमारी कृषि, हमारे उद्योग और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन प्राकृतिक भौगोलिक दशाओं पर निर्भर है। बिल्कुल, उस मानसून के जुए पर बहुत गहराई से निर्भर है। तो आज जाने से पहले मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल देना चाहती हूँ। जरूर। जरा सोचिए, जिस तेजी से पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर मानसूनी हवाओं की दिशा में या अरावली के आसपास के तापमान में थोड़ा भी बदलाव आ गया, तो क्या आने वाले कुछ ही दशकों में भारत की खेती और इन उद्योगों का पूरा नक्शा हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये सच में एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय है। प्रकृति के संतुलन में हल्का सा बदलाव भी सब कुछ पलट सकता है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद भी इस दिशा में और अध्ययन करेंगे। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।